गुड मॉर्निंग बच्चों। नया चैप्टर शुरू करेंगे भी आज। चैप्टर नंबर 5, धारा विद्युतिकी। करंट इलेक्ट्रिसिटी, और ये होने को भी 5 ही नंबर का है, मैक्सिमम मार्क्स भी 5 ही हैं। धारा विद्युतिकी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसके 2 पार्ट हैं। एक में तो जनरल इलेक्ट्रिक सर्किट्स हैं और दूसरे में भी सर्किट है, लेकिन उसमें कुछ प्रैक्टिकल्स हैं और किरचॉफ का नियम। जैसे आपके 4 प्रैक्टिकल्स विभव मापी के हैं, 2 मीटर ब्रिज के हैं, 6 प्रैक्टिकल्स हैं इसके अगले वाले पार्ट में। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी नाम से ही पता चल रहा है, धारा 1 से लेकर 4 चैप्टर तक, जिसमें आपने पढ़ा आवेश और क्षेत्र, गाउस का नियम, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर पढ़ा आपने विद्युत विभव और चौथा नंबर पढ़ा विद्युत धारिता। इन चारों चैप्टर्स के अंदर आवेश स्थिर था और स्थिर आवेश के कारण होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन हमने उन चारों चैप्टर्स के अंदर किया और इसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नाम से जानते हैं। अब यहाँ से आवेश गतिमान होगा और हमने पढ़ा था जो आवेश स्थिर रहता है तो वो केवल विद्युत क्षेत्र पैदा करता है, स्थिर आवेश। अगर आवेश नियत वेग से गतिमान होता है तो वो विद्युत क्षेत्र तो पैदा करेगा ही सही, साथ में चुंबकीय क्षेत्र भी पैदा करता है। स्थिर आवेश अगर ये स्थिर है तो केवल E पैदा करेगा, जो आपने पढ़ लिया है। अगर आवेश गति कर रहा है, नियत वेग से गतिमान है, तो वो E एंड B का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड है। और अगर आवेश त्वरित गति करता है, त्वरित गति कर रहा है वहां, त्वरित गति का मतलब अगर इसके वेग में परिवर्तन हो रहा है तो E एंड B, देखो ये तो किसका गुण है, आवेश का, और ये किसका गुण है, गति का। गति कैसी भी हो ये पैदा होगा। ये किसका गुण है बताओ, E, आवेश का। अब ये आवेश स्थिर हो, चाहे गतिमान हो, चाहे त्वरित गति कर रहा हो, आवेश तो आवेश ही रहेगा। इसका मतलब ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो सब पैदा करेंगे करेंगे। ये किसका गुण है, ये आवेश की गति से पैदा होने वाला गुण है। ये भी गति कर रहा है, ये भी गति कर रहा है, तो यहाँ भी पैदा होगा, यहाँ भी पैदा होगा। ये भी आवेश है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी पैदा होगा, गति कर रहा है तो B भी पैदा होगा। अब इसके साथ साथ EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी पैदा करेगा। अब बताओ, देखो ये किसका गुण है, त्वरित गति का, केवल ये त्वरित गति का। अच्छा सुनो, क्या ये आवेश है, यस, इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा। क्या गति कर रहा है, यस, कोई सी भी गति करो, गति कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट होगा। क्या त्वरित गति कर रहा है, यस, तो ये विद्युत चुंबकीय तरंगे भी उत्सर्जित करेगा। तो हम इसको पढ़ चुके हैं पूरा, ये कंप्लीट कर चुके हैं। ये स्थिर आवेश के कारण होने वाली अन्योन्य क्रियाओं को हम पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे हम गतिमान आवेश, ये गति करेगा। तो 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, ये चैप्टर्स में आवेश गति करेगा। पहले 4 चैप्टर्स में स्थिर था, अब करंट अल्टरनेटिंग करंट तक ये आवेश गतिमान रहेगा। उसके बाद फिर त्वरित गति करेगा। जब हम विद्युत चुंबकीय तरंगों वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके अंदर आवेश त्वरित गति करेगा। तो अभी हम आवेश की गति के बारे में पढ़ेंगे। अब इसमें सबसे पहले धारा, करंट, ये आप लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। विद्युत परिपथ, जिसमें आपने प्रतिरोध का चित्र देखा, धारा नियंत्रक का चित्र देखा, बैटरी का चित्र देखा, और ये आपने कनेक्शंस भी किए, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, संयोजन भी पढ़ा, वो भी इस चैप्टर में आ जाएगा सारा का सारा। धारा किसे कहते हैं, आवेश प्रवाह की दर को। अब आप इसको अपने शब्दों में कैसे भी तोड़ मड़ोड़ करके पेश कर दो। आवेश प्रवाह की दर
को धारा कहते हैं। हमारा मतलब विद्युत धारा से, क्योंकि आपने 11वीं क्लास में धारा रेखाएं भी पढ़ी हैं, जल के प्रवाह के अंदर पढ़ी है। जल का प्रवाह पढ़ा था ना अपन, द्रवों का प्रवाह धारा कहते हैं। अब इसके सूत्र बनाना है, कुल मिलाकर के आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। तो अलग अलग न्यूमेरिकल्स में अलग अलग तरह के सूत्र बनाने का आपको मिलेगा काम। तो हम इसको यूं भी कह सकते हैं, या प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश की मात्रा को हम विद्युत धारा के नाम से जानते हैं। या धारा का एक सामान्य सूत्र बन जाता है आवेश बटा समय। देखो क्या लिखा है, एकांक समय में प्रति सेकंड बोलो या एकांक समय बोलो, समय एकांक हो गया तो समय नीचे आ गया, धारा बराबर आवेश बटे समय, ये जनरल फॉर्मूला है। अब सूत्र बनाना, इसके सूत्र बनाने का तरीका, इसमें न्यूमेरिकल्स भी मिलेंगे आपको, आपकी बुक में 2-3 न्यूमेरिकल्स तो आपकी बुक में, वो सूत्र आपको खुद ही बनाने हैं। कैसे बनाने हैं आपको, हमारा काम कंप्लीट हो गया। धारा क्या है, आवेश प्रवाह की दर, धारा बराबर आवेश बटा समय, इससे कैलकुलेट करेंगे। अब देखो पहला, यदि t समय में q आवेश प्रवाहित हो तो धारा का मान क्या आएगा, धारा बराबर q अपॉन, यदि डेल्टा t समय में मान लो अलग अलग इंटरवल में अलग अलग तरह की धारा, अलग अलग आवेश प्रवाहित हो रहा है, आवेश की मात्राएं बदल रही हैं, तो औसत धारा इस तरह से निकालते हैं। डेल्टा t समय में डेल्टा q आवेश प्रवाहित हो तो I एवरेज औसत धारा का मान डेल्टा q अपॉन डेल्टा t। तात्क्षणिक मान निकालना हो, किसी भी इंस्टेंट पर धारा का मान निकालना हो, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, I बराबर dq अपॉन dt, और हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट। चौथा नंबर देखो, अब थोड़ा सा ध्यान से, सूत्र यही काम कर रहा है अभी भी, और लास्ट तक यही सूत्र काम करेगा धारा का, इसी को ही हमें अच्छे से अप्लाई करना आना चाहिए। अब ध्यान से देखो, मान लो एक कोई q आवेश एक वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, और इस वृत्तीय पथ की त्रिज्या का मान कैपिटल R। यह आवेश इस तरह से R त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर परिक्रमण कर रहा है, इसकी चाल का मान v है, इसकी कोणीय आवृत्ति का मान ओमेगा है, इसकी घूर्णन आवृत्ति का मान f है, और इसका आवर्तकाल का मान t। बस समझ में क्या क्या मालूम है, देखो ओमेगा मालूम है, f मालूम है, t मालूम है, v मालूम है और q मालूम, और इसकी वृत्तीय पथ की त्रिज्या का मान भी मालूम है, राइट। एक बार फिर सुन लो, ये क्या है, कोणीय आवृत्ति, ये आवृत्ति और ये आवर्तकाल, और ये स्पीड मान लो, ये स्पीड है और ये रेडियस है और ये चार्ज है, ये इस तरह से घूम रहा है। अब आवेश घूम रहा है, मान लो मेरी निगाह यहीं खड़ी है, तो मुझे ऐसा लगेगा आवेश प्रवाहित हुआ, और आवेश प्रवाह की दर को हम क्या बोलेंगे, धारा। ठीक है, बताओ, एक मेरी आंखों के सामने से आवेश निकल गया, तो अगला आवेश कब आकर के प्रवाहित होगा, t समय बाद, एक चक्र में लगा समय क्या होता है, t, ये आवर्तकाल है। लेकिन नाम जानते हैं ना, ये कोणीय आवृत्ति है, ये सिर्फ आवृत्ति है, गुणन आवृत्ति, ये आवृत्ति, कंपन आवृत्ति, कुछ भी कह लो, और ये क्या है, आवर्तकाल है, ये स्पीड, ये चार्ज और ये रेडियस। तो अब ध्यान से देखो, यदि आवेश q वृत्तीय पथ पर परिक्रमण कर रहा हो तो धारा बराबर क्या, धारा बराबर
आवेश बटा समय। बताओ ये Q आवेश कितने समय में पूरा प्रवाहित होगा? कैपिटल T समय। तो I बराबर आएगा Q अपॉन T। I बराबर Q अपॉन T। ठीक है। अब कई बार मान लो आपको आवर्तकाल नहीं दिया जाए और आवृत्ति दी जाए, तो आपको मालूम है क्योंकि आवृत्ति बराबर होता है 1/T। आवृत्ति और आवर्तकाल एक दूसरे के व्युत्क्रम के बराबर होते हैं। अगर मान लो आवृत्ति का ये मान, सॉरी आवर्तकाल का ये मान या कैपिटल T का मान ऐसा रख दो, उल्टा कर दो, एक ही बात है। कैसे लिखूं? आवृत्ति का उल्टा आवर्तकाल कहलाता है। मैंने पहले F को यहाँ लिखा था, T को यहाँ लिखा था, एक ही बात है। मुझे T का मान रखना है तो मैंने ऐसे रख दिया। अगर मैं इसको, चलो इसको एक सूत्र बना दिया, अगर इसी सूत्र को मैं ऐसे लिखूं तो कोई एतराज है क्या? Q अपॉन, यहां 1/T आएगा, सॉरी 1/F आएगा। तो बताओ इसको आप कैसे लिख सकते हो? I बराबर, बोलो कैसे लिखोगे? F ऊपर चला जाएगा, तो मैं कैसे लिखूंगा इसको? Q इंटू F। इसी सूत्र को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, Q इंटू F, क्योंकि T का मान मुझे क्या रखना है? 1/F। एक चीज और देखो, आपने पढ़ा है T बराबर 2π/ओमेगा, पढ़ा है क्या? T बराबर 2π/ओमेगा। मान लो आपको आवर्तकाल भी नहीं दिया, आवृत्ति भी नहीं दी, तो फिर आप कैसे निकालेंगे? मान लो आपसे यूं कहा जा रहा है इतनी कोणीय आवृत्ति से परिक्रमण कर रहा है, इसका मान दे दिया, तो T बराबर 2π/ओमेगा से इस T का मान 2π/ओमेगा रख दो। रख सकते हो? बताओ कैसे, क्या करेंगे? इसका मान 2π/ओमेगा रखूंगा तो ओमेगा ऊपर चला जाएगा, Q ओमेगा अपॉन 2π, ये आपका आंसर है। अगर मान लो आपको ऐसा भी नहीं दिया जाए, देखो ओमेगा बराबर क्या होता है? 2π/T होता है, या T बराबर क्या होता है? 2π/ओमेगा होता है, T बराबर 1/F भी होता है। और इसका नाम क्या है बताओ? इसका नाम है परिक्रमण काल, आवर्तकाल। एक चक्र में लगा समय, एक चक्र में कितना समय लगता है वो है, तो एक चक्र में लगा समय, समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। बताओ एक चक्र में कितनी दूरी तय करेगा? एक चक्र में तय की गई दूरी का मान होगा 2πr, और समय का मान है T, तो बताओ दूरी बटा समय क्या बन गया? चाल। इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले जाओ, आपका काम होगा। अगर मैं T का मान ये रख दूं, T को इधर ले जाओ, 2πr/v, तो बताओ I की शक्ल क्या बन गई? I बराबर बन गया Q अपॉन T। T का मान बताओ क्या रखोगे? इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, क्या है? 2πr/v, तो ये v ऊपर चला गया, qv अपॉन 2πr। मैं एक बार और बता देता हूं आपको इनको, इन सारे चीजों को ध्यान से देखो, एक बार और देख लो इनको, इन चीजों को एक बार और, क्योंकि इसी के न्यूमेरिकल्स मिलेंगे आपको, एक तो इसके और एक इसके, और इन न्यूमेरिक ऊपर लिख देता हूं इसलिए मिटा रहा हूं। चौथा नंबर क्या बताया था मैंने? R त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक आवेशित कण परिक्रमण करता है। चाल का मान ये, कोणीय आवृत्ति का मान ये, आवृत्ति का मान ये, आवर्तकाल का मान ये चीजें आपको इसके अंदर दे रखी है। अब सूत्र आपको पता होने चाहिए, क्या क्या बताओ, क्या क्या सूत्र पता होना चाहिए? T बराबर 2π/ओमेगा होता है, इस ओमेगा का मान 2πn, n लिखा था अपने वहां पे, लेकिन अब मैंने इसको फ्रीक्वेंसी से f से लिख दिया, 2πf होता है। या आवर्तकाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। बताओ दूरी बटे चाल, दूरी बताओ, पहले तो इसका नाम बताओ, तसल्ली से सोचो क्या है ये? आवर्तकाल। आवर्तकाल क्या होता है जानते हो? एक चक्र में लगा समय। अब समय कैसे निकालते हैं? दूरी बटे चाल। बताओ एक चक्र में कितनी दूरी तय करेगा?
एक चक्र में तय की गई दूरी का मान कितना आएगा 2 पाई r, जो कि इसकी परिधि होती है, ठीक है ना। एक चक्र में तय की गई दूरी का मान 2 पाई r और इसकी चाल का मान आपको दे रखा है ये। और इन दोनों में क्या संबंध होता है जानते हो, t बराबर 1/f। ये फॉर्मूलाज का अगर मैं इस्तेमाल करूं तो इधर देखो I बराबर Q/T, इस सूत्र को थोड़ा ध्यान से देख लो। I बराबर Q/T, T क्या है आवर्तकाल, और ये क्या है जो आवेश परिक्रमण कर रहा है उसका परिमाण है। ये Q/T कहां से आ गया, धारा बराबर आवेश बटा समय। एक परिक्रमण काल में कितना आवेश गुजरता है Q, तो आवेश प्रवाह की दर अर्थात एकांक समय में बहने वाला आवेश या धारा का मान Q/T। अब देखो अगर मैं T का मान 1/f रख दूं तो ये सूत्र कैसा बन जाएगा बताओ। अब ये आपका काम है, ठीक है। अगर मैं T का मान 2 पाई बाई ओमेगा रख दूं तो ये सूत्र कैसा बन जाएगा, कॉपी पेन चालू कर दो। अगर मैं T का मान 2 पाई r/v रख दूं तो इसकी शक्ल बदल जाएगी। सूत्र एक ही है, अभी सूत्र एक ही है, लेकिन एक चाल के पदों में आ जाएगा, ये कोणीय आवृत्ति के पदों में आ जाएगा, ये आवृत्ति के पदों में आ जाएगा, और ये आवर्तकाल के पदों। कॉपी पेन चालू कर दो, आई का मान निकाल के बताओ, इधर भी आई का मान निकाल के बताओ, फटाफट काम करो। इन सूत्रों का इस्तेमाल करना है। मैंने सूत्र हालांकि वहां पर लिख दिए हैं। करा काम करा आपने, बताओ। सबसे पहले ये वाला क्या आएगा बताओ, Q ऐसे कैसे, और T का मान 1/f रखूंगा तो ये F ऊपर चला गया, आवेश गुणा आवृत्ति। इसका मान रखा, कॉपी पेन है आपके पास, ट्राई मार करो, भूलोगे नहीं फिर। बताओ 2 पाई बाई ओमेगा रखूंगा तो इसका मान 2 पाई बाई ओमेगा, तो 2 पाई नीचे रह जाएगा और ओमेगा ऊपर चला गया, Q ओमेगा अपॉन 2 पाई। इधर आ जाओ, अगर इस T का मान 2 पाई r अपॉन v रखूंगा तो 2 पाई r तो नीचे आ जाएगा, 2 पाई r, और v ऊपर चला जाएगा। तो ये आपके न्यूमेरिकल्स के लिए फॉर्मूलाज आपको बनाना आना चाहिए, और इसके लिए हमने ये चीजें पढ़ रखी हैं। आवर्तकाल, एक चक्र में लगा समय, आवृत्ति, प्रति सेकंड चक्रों की संख्या, ओमेगा कोणीय आवृत्ति, एकांक समय में तय किया गया कोण कोणीय आवृत्ति कहलाता है, मतलब 2 पाई बाई, ये रहा कहाँ गया 2 पाई बाई टी, इसको इधर ले जाओ, ओमेगा का मान आ जाएगा 2 पाई बाई टी। तो इससे न्यूमेरिकल्स बनेंगे आपके बहुत सारे। अब देखो ये हो गया धारा का मान। अब इस धारा के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं। धारा आई के बारे में थोड़ा ध्यान से देख लो। आई के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि मूल राशि आपने 11th क्लास में फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ा, भौतिक राशियां दो तरह की, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। SI पद्धति के अंदर 7 मूल राशियां आपने पढ़ी हैं और 2 पूरक राशियां पढ़ी। मूल राशियों में एक ये विद्युत धारा का नाम भी आया था, इसका मतलब ये मूल राशि है। और इस मूल राशि का जो मात्रक होता है, मात्रक देखो, इस मात्रक को I बराबर Q/T से अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे मालूम है आप, कूलाम प्रति सेकंड, और इसी को हम क्या बोलते हैं, एम्पियर। तो इसका मात्रक क्या बन गया, एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक कूलाम प्रति सेकंड बोलने के बजाय हम क्या बोलते हैं, एम्पियर। क्यों? क्योंकि ये व्युत्पन्न मात्रक नहीं है, ये मूल मात्रक है। बाकी कूलाम व्युत्पन्न मात्रक है। तो कूलाम प्रति सेकंड लिख सकते हैं, कूलाम प्रति सेकंड I बराबर Q/T से, नो डाउट। लेकिन ये मूल राशि होने की वजह से हम इसको एम्पियर और इसका संकेत चिन्ह A। इसकी विमा क्या होती है जानते हो, मूल राशि है इसलिए इसकी विमा A1, वही एम्पियर के ऊपर एक पावर लगा दिया।
दूसरी चीज, ये अदिश राशि है। आपने 11वीं क्लास में सदिश अदिश पढ़े हैं चैप्टर 2 के अंदर। ये अदिश राशि, वे राशियां जो सदिश गुणधर्मों का पालन न करें वे अदिश राशियां कहलाती। वैसे तो सामान्य मोटे तौर पर यूं बोलते हैं, वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा की जरूरत नहीं है वे अदिश राशियां हैं, और जिनको दिशा की जरूरत पड़ती है, जिनको व्यक्त करने के लिए, वो सदिश है। इसमें दिशा भी होती है, जैसे धारा इधर बह रही है या धारा इधर जा रही है या धारा इधर जा रही है, ये धारा की दिशा तो होती है, लेकिन वो सदिश गुणधर्मों का पालन नहीं करती है। इधर देखो, ये अदिश राशि है क्योंकि धारा सदिश गुणधर्मों का पालन नहीं करती। कैसे नहीं करती है? देखो इधर, मान लो इधर से 3 एम्पियर की धारा आ रही है, इधर से 2 एम्पियर की धारा आ रही है, तो बताओ इस तार में धारा का मान क्या? 3 एम्पियर इधर से आ रही है, देखना इधर दिख रहा है क्या? इधर दिख रहा है ना पूरा? देखो इधर से 3 एम्पियर आ रही है, इधर से 2 एम्पियर आ रही है, तो इस तार में धारा कितनी होगी? नेचुरली 5 एम्पियर होगी। ऐसा हिसाब किताब है। 5 आदमी इस गली में से आ रहे हैं और ये 3 आदमी इस गली में से आ रहे हैं, 2 आदमी इस गली में आ रहे हैं, तो इस गली में कितने आदमी जा रहे हैं? 5 आदमी जा रहे हैं। वही आवेश संरक्षण के नियम से। अगर इन दोनों के बीच में कोण थीटा है, अच्छा बताओ, अगर इस थीटा को चेंज कर दूं तो? करो, चेंज करो। अगर मान लो इस तार को थोड़ा सा यहाँ टेढ़ा कर दूं तो थीटा चेंज हो गया क्या? इस धारा का मान चेंज हुआ क्या? बताओ। पहले तो बताओ, धारा में दिशा है या नहीं? यस, धारा में दिशा है। इधर ये दिशा ही तो बता रहे हैं, तीर के निशान क्या बताते हैं? धारा की दिशा। फिर ये अदिश राशि क्यों है, उसका हमें ये एक सैंपल बताया मैंने आपको कि इधर से आने वाली धारा और इधर से आने वाली धारा दोनों को आपने जोड़ दिया, बीजगणितीय योग कर दिया। आपने इस बात का ध्यान नहीं रखा कि यहाँ इन दोनों के बीच का कोण कितना है। अगर मान लो 2 बल लगे इधर, एक बल इधर लगे F और एक बल इधर लगे F, और इन दोनों के बीच का कोण अगर थीटा हो, तो बताओ परिणामी बल जब निकालते हैं तो इस थीटा का मान हम कंसिडर करते हैं। इस थीटा, ये थीटा जो है परिणामी बल को चेंज कर देता है। याद है आपको? परिणामी बल का मान निकालते हैं आप अंडर रूट के अंदर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, मतलब वहां थीटा का रोल होता है। थीटा चेंज होने से बल का मान चेंज होता है। जैसे अगर इसका मान 90 डिग्री हो तो अंडर रूट 2F आ जाएगा, और 60 डिग्री हो तो अलग आ जाएगा, 180 डिग्री हो तो अलग आ जाएगा, इस तरह से। लेकिन यहाँ थीटा का कोई रोल ही नहीं है। मतलब इस भौतिक राशि में परिमाण भी है और दिशा भी है, दोनों है, सब कुछ। लेकिन फिर हम देखते हैं कि ये सदिश गुणधर्मों का पालन नहीं करती है। मतलब इसका जो परिणामी निकला है वो सामान्य जोड़ के बराबर है। इन दोनों राशियों को सामान्य बीजगणितीय जोड़ कर दो, बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इस थीटा पर परिणामी धारा का मान निर्भर नहीं करता है। इसका मतलब ये सदिश गुणधर्मों का पालन नहीं करती। तो हम ये कहना चाहते हैं कि परिमाण है, दिशा है, उसके बावजूद भी विद्युत धारा अदिश राशि। एक इंपॉर्टेंट चीज हम और बताना चाहते हैं कि जिस तार में धारा का प्रवाह हो रहा है, धारा का प्रवाह जिस तार में हो रहा है, उस तार में अगर उसका अनुप्रस्थ काट अलग अलग है, ऊपर बना दूं या इधर देख लो यार, अगर दिख जाए तो देखना, यहाँ दिखेगा क्या? यहाँ दिख जाएगा। अगर मान लो ये तार ऐसा है, यहाँ पतला है, यहाँ मोटा है, फिर यहाँ बिल्कुल पतला हो गया। मान लो असमान अनुप्रस्थ काट का तार है, ये बिंदु 1, ये बिंदु नंबर 2, ये बिंदु नंबर 3। अगर मान लो धारा इधर की तरफ प्रवाहित हो रही है, इधर प्रवाहित हो रही है, तो धारा का मान अनुप्रस्थ काट पर निर्भर नहीं करता है। सब जगह धारा का मान I1 बराबर I2 बराबर I3। इसका मतलब क्या हुआ? तार पतला मोटा अनुप्रस्थ काट अलग अलग है और एक ही तार है पूरा, और इधर से धारा प्रवाहित हो रही है, तो भी धारा का मान सभी बिंदुओं पर एक समान रहेगा। ठीक है, हम ये कहना चाहते हैं कि जब इस
तार में धारा का प्रवाह होगा तो धारा का मान इसके अनुप्रस्थ काट पर निर्भर नहीं करता है, सब जगह धारा का मान समान होगा। ऐसा क्वेश्चन देते हैं आपको, मान लो यहां अनुप्रस्थ काट ए है और यहां पर अनुप्रस्थ काट का मान 2a, मतलब ये चौड़ा हो गया यहां पर। इसका अनुप्रस्थ काट जानते हो, ये वाला इस वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है उसको अनुप्रस्थ काट क्षेत्र के नाम से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। ये क्रॉस सेक्शन है और जो इसका एरिया है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, ठीक है। मान लो ये 2a है, यहां से बहने वाली धारा का मान I2 मान लो, यहां से बहने वाली धारा का मान I1 मान लो। अब आपसे यूं पूछा जाता है I1 अपॉन I2 क्या होगा, देन यू हैव टू आंसर 1:1, क्योंकि दोनों स्थानों पर धारा का मान समान हो। आपने 11th क्लास में भी पढ़ा है सांतत्य समीकरण, पढ़ा है सांतत्य समीकरण। द्रव प्रवाह की दर, मान लो पतला पाइप है, फिर मोटा पाइप जोड़ दो आगे, फिर और बिल्कुल अत्यंत पतला जोड़ दो, तो सब जगह वेग अलग अलग हो जाएगा। अनुप्रस्थ काट अलग अलग है सब जगह वेग। जैसे आपने एक एग्जाम्पल भी पढ़ा है 11th क्लास में कि जैसे मान लो अपन दीवारों पर तराई कर रहे हैं पाइप से, मेरे हाथ में पाइप है और वो नल से जुड़ा हुआ है। अब हम तराई कर रहे हैं और इसमें से पानी निकल के यूं गिर रहा है। अब मुझे वहां तक पानी पहुंचाना है तो क्या करता हूं मैं, आगे अंगूठा लगा लेता हूं। अंगूठा लगाने से क्या होता है, पानी का वेग बढ़ जाता है। अब वो इतनी दूरी तक पानी पहुंच जाता है, देखते हो ना आप लोग। मैंने क्या किया, उसका अनुप्रस्थ काट कम कर दिया, ढक दिया उसको अंगूठे से, तो जो खुला भाग रह गया उसका क्षेत्रफल कम हो गया। किसने कम किया, इस अंगूठे ने। अब जैसे देखो इसका अनुप्रस्थ काट ये है, यहां से पानी निकल रहा है और यहीं गिर रहा है। अब मैंने क्या करा, ये थोड़ा सा इसको बंद कर दिया, अभी खुला हुआ भाग है ये थोड़ा सा, इसका अनुप्रस्थ काट जो खुला हुआ अनुप्रस्थ काट है वो कम हो गया, तो यहाँ वेलोसिटी का मान बढ़ जाएगा और वो अब आगे जाकर के गिरेगा, ज्यादा दूर जाएगा, ठीक है ना। मतलब वेलोसिटी तो चेंज होती है, वेलोसिटी इसके अनुप्रस्थ काट पर निर्भर करती है, लेकिन द्रव प्रवाह की दर क्यों पढ़ा था आपने, A1V1 दैट रिमेन्स कांस्टेंट, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी सांतत्य समीकरण के अंदर आपने पढ़ा। उसी तरह से ये धारा, हर जगह पर धारा का मान एक समान रहेगा, क्योंकि ये आवेश प्रवाह की दर है। जैसे वो धारा प्रवाह की दर, वो द्रव प्रवाह की दर थी, वो कांस्टेंट थी, ऐसे ये भी कांस्टेंट रहती है। हर जगह आई का मान समान रहेगा। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं धारा के बारे में। क्या होती है धारा, आवेश प्रवाह की दर। एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लो। आवेश प्रवाह की दर है आवेश बटा समय, ये Q/T, कुछ भी ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, कुछ भी किसी भी तरह से लिखो। अब एक छोटा सा प्रश्न और आ रहा है, देखो आपके, ये हो गया छोटा सा क्वेश्चन। देखो अगर आपसे कहा जाए एक चालक तार में, एक क्वेश्चन तो वो हो गया आपका इसके धारा का, क्वेश्चन नंबर 1। एक क्वेश्चन नंबर 2 देखो, यदि चालक तार में प्रवाहित, यदि तार में प्रवाहित आवेश Q का मान समय t पर निम्न प्रकार निर्भर करता है, निम्न प्रकार निर्भर करता है, तो t बराबर 1 सेकंड पर धारा का मान ज्ञात करो। सिंपल सा सवाल दे रहा हूं मैं आपको, और आपको Q का मान दे रखा है, Q बराबर 3t² माइनस 4t प्लस 6, ये दे रखा है। मात्रक दे रखा है कूलाम में और समय दे रखा है सेकंड। तो अब देखो आपको क्या निकालना है, चूंकि I बराबर, अब आप समझ गए होंगे, हम इसी सूत्र का इस्तेमाल करने वाले हैं। क्या लिखेंगे, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। देखना यार भर के, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, ठीक है। यह हो जाएगा मेरे साथ, आप लोगों से नहीं बोल रहे यार, हो जाएगा ये,
कोई दिक्कत नहीं। आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। Q का मान रख दो d/dt, क्या आएगा बताओ, 3t² माइनस 4t प्लस 6। ये अब आपको मालूम है इसका अवकलन। अच्छा हाँ, मैं अभी 11th क्लास में अवकलन पढ़ाने वाला हूँ, तो वो वीडियो आपको भी शेयर करूंगा। अभी मैं 11th क्लास में मैथमेटिकल टूल्स पढ़ा रहा हूँ, तो जिन बच्चों ने 11th में थोड़ी सी मक्कारी की है या किसी ने ज़्यादा भी की होगी, तो बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए खास तौर से वो मैथमेटिकल टूल्स दोबारा पढ़ लेने चाहिए। उनके लिए सलाह है कि वो दोबारा पढ़ लें। जैसे अभी अवकलन का वीडियो शायद कल डालूंगा, तो वो आप लोग उसमें से अवकलन पूरा सीख लेना अच्छे से। पूरा अवकलन पढ़ाऊंगा कंप्लीट, जैसे आपको 11th क्लास में पढ़ाया था, और फिर समाकलन भी पढ़ाऊंगा। जैसे अभी ट्रिग्नोमेट्रिकल ग्राफ वगैरह ये सब चीज़ें पढ़ाई हैं उसमें, तो आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं। मैं लिंक भेज ही देता हूँ आपको। और अभी इन दिनों में कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए मैं आपको यूट्यूब पर लिंक देता हूँ। ये लिंक बाद में नहीं मिलेगा, बाद में तो ऐप पे ही मिलेंगे आपको वीडियो पे। तो इधर देखें इसको, ये 3 गुणा में नियत राशि यहाँ आ गया। t² का अगर मैं अवकलन करूंगा तो t के सापेक्ष क्या आएगा, 2t माइनस 4। t का t के सापेक्ष अवकलन आएगा 1, और नियत राशि का अवकलन बताओ, 6 का अवकलन t के सापेक्ष आएगा 0। तो ये क्या हो गया बताओ, 6t माइनस 4। ये क्या आया, i का मान, ये i का मान आ गया। अब आपसे यूं कहा जा रहा है, देखो सवाल में देखो क्या कहा जा रहा है। सवाल में कहा जा रहा है आपको t बराबर 1 सेकंड पर, तो i t बराबर 1 सेकंड। आपको t बराबर 1 सेकंड पर धारा का मान निकालना है। क्या करो, t का मान 1 रख दो, माइनस 4 कितना आ गया, 2, और मात्रा क्या लिखोगे, एम्पियर। ठीक है, अगर मैं यहाँ 2 सेकंड लिखता, t बराबर 2 सेकंड, तो आप t का मान 2 रख देते, उस हिसाब से आंसर आया था। अब आप लोग एक क्वेश्चन खुद ट्राई कर लो फुर्ती से। मैं आपको 30 सेकंड का टाइम दूंगा। यदि q बराबर, डायरेक्ट लिख रहा हूं, q बराबर 6 4t³ माइनस 2t² प्लस 6t माइनस 8। ये इधर देखो बायोलॉजी वाले बच्चे, d/dt, t³ का अवकलन जानते हो, 3t², d/dt, t² का अवकलन 2t, d/dt, t का अवकलन 1, और d/dt नियत राशि का अवकलन, नियत राशि का अवकलन 0। जिन्हें याद नहीं है वो इधर देख लें, इस तरह से ट्राई मारो एक बार, केवल 30 सेकंड मिलेंगे आपको। आ गया होगा, बताओ। I बराबर dq/dt बराबर d/dt। कॉपी पेन चलाओ, आलसो में मत पढ़ो यार। इसमें कितने बच्चों का आंसर आ गया, चलो तो 10 20 25 26 30 बच्चों का आ गया। भाई यार हाथ खड़े करते जाया करो, रेज योर हैंड, सुविधा है अपने पास, मान रखते चलो। अच्छा कल के टेस्ट में तो गजब हो गया। कल के टेस्ट में मेरे को लग रहा था नंबर कम आएंगे, और उसमें तो 2000 नंबर आए। अभी शायद मैंने लिस्ट डाली नहीं, वो आपको रैंक लिस्ट बनी हुई आज डाल दूंगा। उसमें
3 बच्चों को, जहां तक मुझे याद है 3 बच्चों को तो पूरे मार्क्स मिले 90 आउट ऑफ 90, 100% मार्क्स मिले 90 में से 90, और 87 मार्क्स मिले 3-4 बच्चों को। लेकिन गजब कर दिया आप लोगों ने उसके अंदर, और उसमें करीब 10-12 क्वेश्चन तो मेरे बनाए हुए थे, फ्रेम्ड क्वेश्चंस थे, जो बीच बीच में से मैंने बनाए वो क्वेश्चंस। तो कल तो गजब करा आप लोगों ने यार। अच्छा, अब इसके बाद की पहले मैं ये सवाल बता दूं आपको, फिर एक इंफॉर्मेशन दूंगा। बताओ 4 ऐसे किसे आगे देखो, टी क्यूब का टी के सापेक्ष अवकलन करूंगा तो क्या आएगा 3t² माइनस 2 गुणा में ऐसे किसे लिख दूं। अब t² का अवकलन करूंगा तो क्या आएगा 2t प्लस 6 ऐसे कैसे आ गया, t का अवकलन t के सापेक्ष करूंगा तो 1 आ गया। देखा भाई, 8 का अवकलन तो बताओ, 8 नियत राशि है, नियत राशि का अवकलन क्या आएगा 0। बताओ क्या हुआ, 4 दिया 12 t² माइनस 4t प्लस 6, ये है ना। अब आपसे कहा जा रहा है, ये तो आगे धारा का मान दिया और t का मान मैंने दिया नहीं। अच्छा, इसके अंदर अगर मैं बोलूं आपसे t बराबर 1 सेकंड रखो, ये वाला रखो, फटाफट रखो, आप लोगों ने रखा नहीं होगा। i और t बराबर, अगर 2 सेकंड पूछता तो 2 रख देते, अपन को तो 1 रखना है। 1 सेकंड पर धारा का मान ज्ञात करो, बताओ क्या आएगा 12 गुणा 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा 1 प्लस 6। बताओ कितना आया, 12 में से 4 के तो 8 और उसमें 6 जोड़ दिए तो 14। कितने लोगों का सही है, देखो एक बार बताओ कितने लोगों का सही है। 14 एम्पियर है, सही है। सिंपल से सवाल है यार। अब देखो इसको तो उड़ा दूं मैं, यहां से हटा दूं। एक चीज और इसके अंदर, धारा की दिशा कैसे पता चले कि धारा किधर होती है। अभी अभी आपने बोला कि इसके अंदर ये दिशा तो होती है, परिमाण भी होता है, दिशा होती है, लेकिन ये अदिश राशि क्यों है अदिश राशि, बताओ। क्योंकि ये सदिश गुणधर्मों का पालन नहीं करती। एग्जाम में आ जाए मान लो कि ये अदिश राशि क्यों, उदाहरण देकर समझाओ, तो उदाहरण दे दो। क्योंकि इस तार में परिणामी धारा का मान इन दोनों धाराओं के मध्य के कोण पर निर्भर नहीं करता है। कोण कुछ भी हो, इस तार में बहने वाली धारा का मान इन दोनों के बीजगणितीय योग के बराबर है और थीटा पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात सदिश गुणधर्मों का पालन नहीं करता है। ठीक है। दिशा, आई की दिशा किधर होती, ये एक छोटा सा लेकिन कई बार आपको परेशान करने वाला कारण बन जाता है। देखो क्या लिखा था अपन ने धारा विद्युत के अंदर, धारा की परिभाषा लिखी थी आवेश प्रवाह की दर को। वास्तव में वहां पर धन आवेश प्रवाह होना चाहिए, लेकिन हम चूंकि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स ही प्रवाहित होते हैं तो उनसे भी धारा की कैलकुलेशन करते हैं और मेन उन्हीं से ही करते हैं। तो हम इसको लिखते हैं धनावेश प्रवाह की दिशा में, ये होती है धारा की दिशा। अब चूंकि धनावेश प्रवाह तो हमें चालकों के अंदर मिलेगा ही नहीं, ये तो आपको सिर्फ विद्युत अपघट्य के अंदर या विद्युत विसर्जन नलिका के अंदर मिलेंगे धनायन। लेकिन चालक जो पूरे चैप्टर में पढ़ना है आपको, चालक, उसके अंदर तो धनायन गति करते ही नहीं, धन आवेश गति करेगी ही नहीं। फिर धारा की दिशा कैसे निकालेंगे, तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में। जैसे मान लो इधर देखो, ये हाइड्रोजन परमाणु है और ये इलेक्ट्रॉन परिक्रमण कर रहा है, और परिक्रमण किधर कर रहा है, इधर गति कर रहा है। ये हाइड्रोजन परमाणु की किसी कक्षा में
ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ परिक्रमण कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इस दिशा में, तो धारा की दिशा इधर की तरफ होगी, धारा इसके विपरीत दिशा, इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत दिशा। मान लो ये चालक तार है, ये चालक तार, इस चालक तार में इलेक्ट्रॉन मान लो इधर गति कर रहे हैं, किधर, इलेक्ट्रॉन की गति किधर की तरफ है, B2A है, तो धारा किधर की तरफ होगी, धारा की दिशा बताओ। अगर इलेक्ट्रॉन B से A की ओर गतिमान है तो धारा की दिशा क्या होगी बताओ, इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत दिशा में A से B की ओर। ठीक है, ये धारा की दिशा निकालने का तरीका है और बहुत सिंपल सा काम है। एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 4 आपके, क्वेश्चन नंबर 4, थोड़ा सोच के जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, आपसे कह रहा है यदि एक इलेक्ट्रॉन वृत्तीय पथ पर स्मॉल t समय में कुल n चक्र पूरे करता है तो इसके तुल्य धारा का मान ज्ञात करें। धारा का मान निकालना है। बहुत अच्छा सवाल है। वो बच्चे गलती करते हैं जो रट्टा मारते हैं कि सर ने बताया था आवेश बटा समय, कर दो मामला तगड़ा। सर ने जो बताया था वो बिल्कुल सही था, लेकिन आप यहां कच्चा खा गए। कैसे? तुल्य धारा बताओ। अच्छा सवाल है, शानदार। अच्छे 30 मार्क का लौटने लग जाते हैं। कारण है उसका, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, I बराबर Q/T, और ये सही है, ये गलत नहीं है, सही है। लेकिन हम जब इसको अप्लाई करते हैं यहां पर तो कच्चा खा जाता है। एक इलेक्ट्रॉन वृत्तीय पथ पर t समय में कुल n चक्र पूरे करता है। मैंने आपको बताया जब भी परिक्रमण करें I बराबर होता है Q/T, आवर्तकाल। बात समझ में आई? आवर्तकाल, यहां क्या होता है, आवर्तकाल। Q/आवर्तकाल, वृत्तीय गति में ध्यान रखना, Q/T आवर्तकाल होता है। तब आप आवर्तकाल कैसे निकालोगे? कैसे निकालेंगे देखो, क्योंकि n चक्र में लगा समय बताओ कितना, n चक्र में लगा समय कितना है, स्मॉल t, तो एक चक्र में लगा समय बताओ, एक चक्र में लगा समय कितना आएगा, T/n, और एक चक्र में लगा समय क्या कहलाता है, एक चक्र में लगा समय कैपिटल T बराबर स्मॉल t/n। अब तो हो गया काम अपना, तो I बराबर आ गया Q/ स्मॉल t/n, तो I बराबर आ गया Ne अपॉन स्मॉल t। ये आपका आंसर है। अच्छा सवाल है इसलिए क्योंकि इसके अंदर वो संख्याएं आपको हूबहू दे रखी हैं जो आपने पढ़ा है सूत्र, और सबको मालूम होता है I बराबर Q/T। तो बच्चे यहाँ पर I बराबर Q/ स्मॉल t लिखते हैं और फिर वो देखते हैं ये इनका क्या करना है। तो आपको ध्यान रखना है, वृत्तीय गति में आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हमने एक चक्र से धारा का कैलकुलेशन कर रखी है। एक चक्र में प्रवाहित आवेश की मात्रा Q है, तो एक चक्र में लगा समय ये है। धारा बराबर होता है आवेश बटा समय। एक चक्र में कितना आवेश प्रवाहित हुआ, Q, और एक चक्र में लगे समय का मान क्या है, T। तो ये n चक्रों का समय आपको सवाल में दे रखा है, तो कंफ्यूज मत होना। आपको एक चक्र में लगा समय निकाल करके यहाँ पर रख देना है। देन योर आंसर विल बी I इक्वल्स टू NP/T। एक और सवाल देखो, एक क्वेश्चन और देख लो भाई। आज तो क्या है, धारा के बारे में थोड़ा सा ज्ञान, आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और बहुत शानदार चैप्टर है।
ये वाला चैप्टर और अगला चैप्टर मिले हुए भी आपस में, कोई फर्क नहीं है, एक तरह से कंटिन्यूटी है दोनों के अंदर। एनसीईआरटी में तो एक ही चैप्टर है, वो दोनों मिलाकर के एक ही चैप्टर दे रखे हैं और वास्तव में होना भी एक ही चाहिए। इधर देखो आपसे कहा जा रहा है, एक और क्वेश्चन नंबर 6 देखो, एच एटम में एक एच एटम दे रखा है, हाइड्रोजन एटम दे रखा है, में एक इलेक्ट्रॉन होता है बेचारे, एक इलेक्ट्रॉन 5.3 into 10⁻⁻11 मीटर त्रिज्या की कक्षा में 2.2 into 10⁻6 मीटर पर सेकंड की चाल से परिक्रमण कर रहा है, इसके तुल्य धारा का मान क्या है? तुल्य धारा का मान ज्ञात करो। एक सवाल तो ये करना है आपको, अभी मेरे को आंसर्स भेज देना, और एक सवाल और देखो, यदि एक इलेक्ट्रॉन वृत्तीय पथ पर, यदि एक इलेक्ट्रॉन वृत्तीय पथ पर 10⁻7 3 सेकंड 10⁻7 या 10⁻14 चक्र पूरे करता है, तो इसके तुल्य धारा क्या होगी? ये आपके लिए 2 सवाल हैं जो आपको अभी मुझे व्हाट्सएप पर सॉल्व करके भेजना है। कल कुछ बच्चों की प्रॉब्लम थी कि टेस्ट पेपर पूरा अपलोड नहीं हुआ आपके, तो 2 बच्चों की प्रॉब्लम आई। तो उन बच्चों के लिए कि आपका नेट स्लो रहता है, वैसे अब बच्चे टेस्ट देने लग गए और पढ़ के देने लग गए। कल का ये आपने ये साबित कर दिया कि अब पढ़ाई आप लोगों की फ्लो में आ गई है। पढ़ाई करो अच्छे से, टेस्ट दो। ये टेस्ट आपको बहुत ऊंचाइयों तक लेकर के जाने वाला है और मैं फुल सपोर्ट दूंगा आपको। ये वर्कशॉप अब कंटिन्यू करूंगा, कंटिन्यू हफ्ते में 2 दिन वर्कशॉप रखने का मैंने बनाया है। आज भी वर्कशॉप है आपकी 3 से 4:30, वही संधारित्र की वर्कशॉप रहेगी आज भी, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स करो और प्रॉब्लम्स करो। वैसे 125-150 क्वेश्चंस तो टेस्ट के माध्यम से मैं आपके तक पहुंचा चुका हूं, और भी प्रॉब्लम्स कराऊंगा बहुत सारी। मस्त रहो, स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो, मुस्कुराते रहो। थैंक यू वेरी मच।